गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपन लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे एंजाइम के बारे में और अपन ने एंजाइम की जो गुण है उसके बारे में आज चर्चा करने की बात कही थी। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं एंजाइम के कुछ गुणधर्म। एंजाइम के गुणधर्म। देखो बच्चों, जो एंजाइम्स होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ उनकी विशेषताएं होती हैं, कुछ उसके विशेष गुण होते हैं। उन गुणों के बारे में अपन यहाँ चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं उसकी प्रकृति की। अगर हम बात करें तो एंजाइम रंगहीन एक ठोस पदार्थ होते हैं। एंजाइम जो होते हैं वो रंगहीन ठोस पदार्थ होते हैं जो जल और लवण के तनु विलयन के अंदर घुलनशील होते हैं। एंजाइम होते हैं रंगहीन ठोस पदार्थ होते हैं। तो यहां अपन लिख लेते हैं एंजाइम रंगहीन ठोस पदार्थ होते हैं। जो एंजाइम होते हैं वो रंगहीन होते हैं और ठोस अवस्था में वो पाए जाते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो एंजाइम जल व लवण के तनु विलयनों में या तनु विलयन में विलय होते हैं। देखो बच्चों, ध्यान रखना, रंगहीन प्रकृति के होते हैं, ठोस होते हैं और जल और तनु विलयन के अंदर ये विलय होते हैं। नेक्स्ट अपन इसके गुण की बात करें तो इनका जो आणविक द्रव्यमान होता है वो उच्च होता है। इनका आणविक द्रव्यमान कैसा होता है बच्चों? इनका आणविक द्रव्यमान होता है उच्च। इनका आणविक द्रव्यमान उच्च होता है। देखो बच्चों, अपन ने चर्चा की थी कि एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन के जैव बहुलक होते हैं और बहुलकों का एक गुण जो होता है वो ये होता है कि वह उच्च आणविक भार के यौगिक होते हैं। इसलिए एंजाइम क्या होता है? एंजाइम प्रोटीन से निर्मित बहुलक होते हैं, इसलिए इनका आणविक जो द्रव्यमान होता है वो भी कैसा होता है? उच्च होता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो एंजाइम जो होते हैं वो प्रतिकोलाइडी होते हैं। कोलाइडी के प्रति होते हैं एंटी होते हैं। कोलाइड के विपरीत स्वभाव ये क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये प्रतिकोलाइड होते हैं, अर्थात कोलाइड के विपरीत गुण जो होते हैं वो ये प्रदर्शित करते हैं। आगे हम बात करें एंजाइमों की तो एंजाइम एक स्पेसिफिक जो टेम्परेचर होता है, एक मुख्य जो सामान्य टेम्परेचर होता है उस विशिष्ट तापमान के ऊपर ही क्रियाशील होते हैं। सामान्यतः जो एंजाइम होते हैं वो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर ये कई जैविक क्रियाओं को संपादित करते हैं। इस आधार पर यदि हम बात करें तो हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, हमारे शरीर का जो सामान्य ताप है, विशिष्ट सामान्य जो ताप है, उसके ऊपर ये क्या करते हैं? अधिक सक्रिय होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो सामान्यतः 37 डिग्री सेल्सियस होता है और इसी ताप के ऊपर जो एंजाइम होते हैं वो अधिक मात्रा में सक्रिय होते हैं। यदि तापमान इससे कम या ज़्यादा हो जाता है तो एंजाइम की जो क्रियाशीलता होती है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि एंजाइम एक विशिष्ट ताप पर अधिक सक्रिय होते हैं। ये हमारे शरीर के ताप जो होता है अपने 37 डिग्री सेल्सियस पर अधिक सक्रिय होते हैं।
मनुष्य के अंदर जो एंजाइम पाए जाते हैं, ये मनुष्य का जो बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर के ऊपर जो एंजाइम होते हैं वो विशिष्ट क्या होते हैं, अधिक मात्रा के अंदर सक्रिय होते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो पीएच प्रकृति की हम बात करें तो पीएच की वैल्यू इनके लिए एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, जिस पे भी एक निश्चित जो पीएच परास होती है उस पर ये सक्रिय रहते हैं। सामान्यतः पीएच का मान 6 से लेकर 8 तक यदि होता है तो इस पीएच परास के अंदर एंजाइम होते हैं वो अधिक मात्रा में सक्रिय होते हैं। ये पीएच परास जो है वो अल्प अम्लीय अर्थात हल्की अम्लीय प्रकृति और हल्की क्षारीय प्रकृति दोनों को इंडिकेट करता है। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो एंजाइम होते हैं वो पीएच 6 अर्थात कम अम्लीय और कम क्षारीय जो प्रकृति के पदार्थ होते हैं उस प्रकृति के ऊपर अधिक मात्रा में सक्रिय होते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं एंजाइम पीएच 6 से पीएच 8 के बीच अधिक सक्रिय होते हैं। देखो बच्चों, आपके जो पीएच है वो पीएच की वैल्यू 6 से 8 अर्थात हल्की अम्लीय व हल्की क्षारीय और उदासीन, सामान्यतः इन तीनों ही स्थितियों के अंदर जो एंजाइम होते हैं वो अधिक मात्रा में सक्रिय होते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो एंजाइम होते हैं वो अति विशिष्ट होते हैं। अति विशिष्ट का मतलब ये होता है कि एक स्पेसिफिक जो रिएक्शन होती है, जैव रासायनिक जो अभिक्रिया होती है, उस रासायनिक अभिक्रिया के लिए एक विशिष्ट एंजाइम की आवश्यकता होती है। सभी एंजाइम सभी अभिक्रियाओं के लिए नहीं होते हैं, एक विशिष्ट अभिक्रिया के लिए विशिष्ट एंजाइम होता है, इसलिए इसे अति विशिष्ट कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो आपके जो माल्टोज होता है उस माल्टोज के अपघटन के लिए माल्टेज एंजाइम चाहिए होता है। मैं जैसे आपके माल्टोज जो होता है उस माल्टोज का अपघटन जो होता है ग्लूकोज में, और उस ग्लूकोज में जब बदलता है तो इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए साहब माल्टेज एंजाइम। अब ये माल्टेज जो एंजाइम होता है ये माल्टोज को ही ग्लूकोज में बदल सकता है। ऐसा नहीं है कि ये माल्टोज जो है ये आपके सुक्रोज को भी माल्टोज ग्लूकोज में बदल दे या फ्रैक्टोज को भी ग्लूकोज में बदल दे, ऐसा नहीं होता है। केवल माल्टेज जो एंजाइम है वो एंजाइम आपके माल्टोज को ही ग्लूकोज में बदलेगा। इसे बोलते हैं अति विशिष्ट क्रिया, अर्थात ये अति विशिष्ट होते हैं। स्पेसिफिक जो आपकी रिएक्शन होती है उस स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक आपके एंजाइम आवश्यक होते हैं। इसलिए अपन यहाँ नोट करते हैं कि विशिष्ट, ये विशिष्ट होते हैं, ये विशिष्ट होते हैं अर्थात एक निश्चित जैव रासायनिक क्रिया के लिए निश्चित एंजाइम की आवश्यकता होती है। अर्थात किसी भी अभिक्रिया के लिए किसी भी प्रकार का एंजाइम अपन प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं, एक निश्चित अभिक्रिया के लिए निश्चित एंजाइम ही आवश्यक होता है। तो अपन यहाँ एंजाइम के कुछ गुणों की चर्चा की है, जिसको एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ, फिर इसके जो एक दो गुण और हैं उनको अपन आगे नोट करेंगे। पहला है एंजाइम है वो रंगहीन ठोस पदार्थ होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं और रंगहीन प्रकृति के ये पाए जाते हैं। एंजाइम रंगहीन ठोस पदार्थ होते हैं। एंजाइम होते हैं वो जल और लवण के विलयन के अंदर कैसे होते हैं, विलय होते हैं। एंजाइम जल और लवण के तनु विलयन में कैसे होते हैं, विलय होते हैं। इनका आणविक द्रव्यमान जो होता है वो होता है उच्च होता है। ये प्रतिकोलाइडी होते हैं।
एंजाइम एक विशिष्ट ताप पर अधिक सक्रिय होते हैं और वो जो टेम्परेचर होता है वो हमारे शरीर का होता है 37 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पर ये एंजाइम जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अधिक सक्रिय होते हैं। और pH परास 6 से लेकर 8 के बीच भी अधिक मात्रा में सक्रिय होते हैं। और ये क्या होते हैं, ये विशिष्ट होते हैं, अर्थात अति विशिष्ट बोल सकते हैं इनको अपन। अर्थात एक निश्चित रासायनिक अभिक्रिया के लिए निश्चित एंजाइम की आवश्यकता होती है। इसे आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए। ये इसके कुछ गुण थे। अपन आगे कुछ और इसके विशिष्ट जो गुण हैं उनकी चर्चा करते हैं। देखो बच्चों, जो आपके एंजाइम होते हैं, इन एंजाइमों के अंदर कुछ कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ मिला दिए जाते हैं। इन एंजाइमों के साथ बाहर से कुछ कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ मिला दिए जाते हैं। ये कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। इनकी जो सक्रियता होती है उस सक्रियता को, ये एंजाइम की सक्रियता को कुछ कार्बनिक और अकार्बनिक जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, बढ़ा देते हैं। तो अपन यहाँ लिख लेते हैं कि कुछ कार्बनिक व अकार्बनिक, कुछ कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ, कुछ कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ इनकी अर्थात एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। कुछ पदार्थ होते हैं वो कार्बनिक भी हो सकते हैं या फिर अकार्बनिक भी हो सकते हैं, जो एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, उसकी क्रियाशीलता जो होती है उसको इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट इसके जो प्रॉपर्टीज है, इसका जो गुण है वो ये है कि एंजाइम की किसी भी अभिक्रिया के लिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो एंजाइम की मात्रा होती है वो अति अल्प आवश्यक होती है। बहुत कम मात्रा के अंदर एंजाइम की मात्रा आवश्यक होती है, कम मात्रा के अंदर ही ये अपना प्रभाव उत्पन्न कर देते हैं। तो अपन लिखते हैं किसी जैव अभिक्रिया के लिए, किसी जैव अभिक्रिया के लिए इनकी अति अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है। अर्थात बहुत कम मात्रा में इसकी अपने को आवश्यकता होती है किसी भी अभिक्रिया के लिए। नेक्स्ट अपन लिखें तो जो एंजाइम होते हैं इनका गुण जो होता है ये होता है रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देना। अर्थात उसका जो वेग है उस वेग को इंक्रीज करने का काम जो होता है वो आपके किसका होता है, एंजाइम का होता है। और इस वेग को ये इतनी अधिक बढ़ा देते हैं कि जो अभिक्रिया होती है वो शीघ्रता से हो जाती हैं। एक अनुमान के अनुसार इसकी जो वेग बढ़ाने की दर होती है वो होती है 10 की घात 20 गुना। अर्थात किसी अभिक्रिया को एंजाइम 10 की घात 20 गुना तक अधिक बढ़ा सकते हैं। तो अपन लिखते हैं कि एंजाइम किसी जैव रासायनिक अभिक्रिया की गति अर्थात उसका जो वेग है, वेग को बढ़ाते हैं। एक अनुमान के अनुसार ये किसी अभिक्रिया के वेग को 10 की घात 20 गुना तक बढ़ा सकते हैं। 10 की घात 20 गुना तक ये अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं,
ये इस वेग को बढ़ा देते हैं। अपन ने यहाँ 3 चीज और देखी है, वो ये है कि ये कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं कुछ, जो इनकी क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। इनकी अति अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है, ज्यादा मात्रा में इसकी आवश्यकता नहीं होती है। और ये जो एंजाइम होते हैं ये क्या करते हैं, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं और लगभग 10 की घात 20 गुना तक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दिया जाता है। आगे अपन चर्चा करते हैं एंजाइम की क्रियाविधि की। जो एंजाइम होते हैं वो किस प्रकार से अपने क्रिया को संपादित करते हैं, तो अपन यहां लिखते हैं एंजाइम की क्रियाविधि। देखो बच्चों, एंजाइम अभी अपन ने चर्चा की, एंजाइम क्या करते हैं, एंजाइम क्या करते हैं, वेग को बढ़ा देते हैं। किसी भी जैव रासायनिक अभिक्रिया के वेग को ये बढ़ा देते हैं। अब किस प्रकार से बढ़ाते हैं अपन चर्चा करें तो एंजाइम वास्तव में जैव रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती हैं, उन जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में जो अभिकारक होते हैं अर्थात जो सबस्ट्रेंट होते हैं, जो क्रियाधर होते हैं, वो जब प्रोडक्ट में बदलते हैं तो एक निश्चित मार्ग से वो अभिक्रिया गुजरती है, जिसे अभिक्रिया का पथ कहते हैं। अभिक्रिया का मतलब, पथ का मतलब होता है कि सबस्ट्रेट से उत्पाद जो प्रोडक्ट बनता है उसके मध्य में जो पड़ने वाला जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं अभिक्रिया का पथ। जैसे यदि हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे अपने ये है, अपने सबस्ट्रेट है, ये है क्रियाधर है। ये क्या करता है, जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया है वो इस प्रकार से संपादित होके ये हो गई, ये आपके ने बदल रहा है प्रोडक्ट में, अर्थात उत्पाद में ये बदल रहा है। ये अभिकारक है, क्रियाधर है, सबस्ट्रेट है, ये इस पथ के माध्यम से अभिक्रिया संपादित होती है, ये प्रोडक्ट में बदल जाता है। अब सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बदलने में, अभिकारक से उत्पाद बनने में, क्रियाधर से उत्पाद बनने के अंदर ये जो माध्यम होता है इतनी इसकी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अर्थात ये जो आपको दिख रही है ये इतनी एनर्जी इसको चाहिए। इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए इतनी एनर्जी की इसको आवश्यकता है। ये क्या चाहिए इसको, ये चाहिए इसको इतनी ऊर्जा। अब इतनी ऊर्जा जब इसको चाहिए तो ये क्या करता है, जब अगर अपन एंजाइम नहीं मिलाएंगे तो ये इसी प्रोसेस से होगी, और इस प्रोसेस से होने के अंदर इसको अधिक मात्रा में एनर्जी चाहिए, टाइम भी अधिक लगेगा। लेकिन यदि हम इसके अंदर एंजाइम ऐड कर देते हैं, एंजाइम इसके अंदर यदि हम मिला देते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है कि आपके ये जो ऊर्जा है वो ऊर्जा का मान कम हो जाता है, इसकी जो पथ है वो पथ भी कैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है। और जब पथ छोटा हो जाएगा तो आपके एंजाइम मिलाने पर ये होगा, एंजाइम मिलाने पर जब अपन क्या करेंगे, इसमें एंजाइम मिला देंगे, तो अब इस स्थिति के अंदर इतनी ही मात्रा में ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा भी कम मात्रा में चाहिए, और आपके जो पथ है वो भी कम हो गया है, और इसलिए आपके जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में जब चेंज होंगे तो उसके लिए टाइम बहुत कम मात्रा में लगेगा। इसीलिए जो अभिक्रिया का जो वेग होता है वो कम हो जाता है। अपन इसकी क्रियाविधि की अपन चर्चा कर रहे हैं, तो जब भी जैव रासायनिक क्रिया होती है तो उसमें जो सबस्ट्रेट होते हैं वो जब प्रोडक्ट में चेंज होते हैं तो उस दौरान उसको कुछ मात्रा में क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, वो क्योंकि वो निश्चित पथ से वो अभिक्रिया पूर्ण होगी। अगर हम उसमें एंजाइम मिला देते हैं तो ये एंजाइम उसके पथ की मात्रा को, पथ की लंबाई को कम कर देते हैं, जिससे ऊर्जा की कम मात्रा चाहिए और जो वेग होता है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पथ कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए अभिक्रिया जो होगी वो शीघ्रता से हो जाएगी, उसका वेग अधिक हो जाएगा। अब ये तो हो गई इसकी अभिक्रिया प्रारंभ होकर अंत होने की बात। अब ये होती किस प्रकार से, इसके बारे में अपन चर्चा करें, उससे पहले आप इसे स्क्रीनशॉट लेके नोट करें, फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, जो एंजाइम होते हैं वो किस प्रकार से एक सबस्ट्रेट को उसके प्रोडक्ट में बदलते हैं, उसके बारे में अपन यहां देखते हैं। एंजाइम की क्रियाविधि अपन देख रहे थे।
क्रियाधारक सबस्ट्रेट होता है वो प्रोडक्ट में किस प्रकार से बदलता है, इसके 4 चरण इसके एंजाइम की प्रोसेस में बताए गए हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये 4 चरणों में, ये 4 चरणों में पूर्ण होती है। अब ये कौन कौन से चरण है इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले क्या होता है बच्चों, सबसे पहले आपके जो एंजाइम होते हैं वो एंजाइम आपके सबस्ट्रेट के साथ मिलते हैं। एंजाइम जब सबस्ट्रेट के साथ मिलते हैं तो एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। सबसे पहले एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल का निर्माण हो जाता है। तो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ कि प्रारंभ में क्या होता है, प्रारंभ में सबसे पहले स्टेप में एंजाइम सबस्ट्रेट एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल का निर्माण। पहला जो चरण है उस पहले चरण में अगर हम बात करें तो एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, जो एंजाइम होता है वो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिलता है और सबस्ट्रेट के साथ मिलने के बाद ये बना देता है एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल, जिसे ES से प्रदर्शित करते हैं। एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल हो गया ES। आगे दूसरी स्टेप में अपन देखते हैं, पहली स्टेप पूरी होती है जिसमें एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जुड़ता है और एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल का निर्माण हो जाता है। दूसरी प्रोसेस में ये क्या होता है, जो एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल जो होता है वो क्या होता है EI में, अर्थात एंजाइम इंटरमीडिएट में मध्यवर्ती के अंदर परिवर्तित होता है। तो दूसरी प्रोसेस में क्या होता है, एंजाइम मध्यवर्ती संकुल का निर्माण। इस चरण में क्या होता है बच्चों, ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल होता है वो एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल आपके एंजाइम इंटरमीडिएट संकुल अर्थात एंजाइम मध्यवर्ती संकुल के अंदर बदल जाता है। ये दूसरी प्रोसेस होती है जिसमें एंजाइम संकुल एंजाइम मध्यवर्ती संकुल में बदल जाता है। तीसरी प्रोसेस की बात करें तो आपके जो एंजाइम इंटरमीडिएट जो है, एंजाइम मध्यवर्ती जो है वो आपके प्रोसेस करता है और एंजाइम प्रोडक्ट संकुल का निर्माण कर देता है। इसमें होता है एंजाइम उत्पाद संकुल का निर्माण। ये तीसरी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, आपके जो EI होता है ये EI क्या करता है, अर्थात एंजाइम इंटरमीडिएट एंजाइम मध्यवर्ती संकुल जो होता है वो आपके निर्माण कर देता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स अर्थात एंजाइम उत्पाद संकुल का निर्माण कर देता है। और चौथी और इसकी जो लास्ट स्टेप है उसमें एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स होता है, एंजाइम उत्पाद जो संकुल होता है वो एंजाइम और उत्पाद में बदल जाता है। तो चौथी स्टेप में अपन लिखते हैं यहाँ उत्पाद का निर्माण। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे जो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है इसका विघटन होता है और ये आपके एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में बदल जाता है, एंजाइम और प्रोडक्ट में ये बदल जाता है। अपन ने यहाँ इसके चरणों की बात की, ये 4 चरणों में पूर्ण होती हैं। इसको मैं दोबारा रिवाइज करूँ उससे पहले यहाँ पे जो आपके प्रतीक दे रखे हैं उनके मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ। इधर अपन इसके जो प्रोडक्ट इसमें जो प्रतीक आए हैं उनके नाम लिख लेते हैं। देखो सबसे पहले ई है आपके एंजाइम, एस है ये है सबस्ट्रेट, अर्थात क्रियाधर,
फिर है ES, इंग्लिश में है ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और हिंदी में होगा एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल। फिर है EI, एंजाइम इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स और हिंदी में इसको बोलते हैं एंजाइम मध्यवर्ती संकुल। एंजाइम मध्यवर्ती संकुल। एक है EP, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, हिंदी में होगा एंजाइम उत्पाद संकुल। इसके बाद है P का मतलब है प्रोडक्ट, हिंदी में होगा इसका उत्पाद। ये कुछ आपके प्रतीक हैं जो इधर प्रयुक्त हुए थे, इसको एक बार समझ लेना जिससे ये प्रोसेस अच्छे से समझ में आ जाए। एंजाइम है ES है सबस्ट्रेट क्रियाधार, ES है एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल, EI है एंजाइम मध्यवर्ती संकुल, EP है एंजाइम उत्पाद संकुल, P यहाँ पे है प्रोडक्ट। अपन इसको एक बार और देख लेते हैं। ये 4 चरणों में पूर्ण होने वाली प्रक्रिया है एंजाइम की क्रियाविधि की। पहली जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस के अंदर एंजाइम जो होता है वो सबस्ट्रेट के साथ जुड़ जाता है और जुड़ने के बाद एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल का निर्माण कर देता है। ये एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल जो होता है, ये दूसरी जो स्टेप होती है, दूसरा जो चरण होता है, इस चरण के अंदर ये एंजाइम मध्यवर्ती संकुल में अर्थात ES जो होता है वो EI में बदल जाता है। तीसरी स्टेप में जो EI है अर्थात एंजाइम उत्पाद जो संकुल है, ये एंजाइम उत्पाद जो संकुल होता है वो EP में अर्थात ये एंजाइम उत्पाद मध्यवर्ती है, ये एंजाइम उत्पाद संकुल में परिवर्तित हो जाएगा तीसरी स्टेप में। और जो इसकी 4th स्टेप है, उस 4th स्टेप के अंदर EP अर्थात एंजाइम उत्पाद संकुल जो है वो आपके प्रोडक्ट के अंदर बदल जाएगा और ये जो अभिक्रिया है वो संपादित हो जाएगी। यहाँ पे एक चीज और समझने की है कि अपन ने स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या लिया है बच्चों, यहाँ पे लिया है एंजाइम E, और जब अभिक्रिया संपादित हो जाती है उसके बाद वैसे के वैसे एंजाइम अपने को प्राप्त हो जाता है, अर्थात एंजाइम में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए, फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं एंजाइम के उपयोग क्या होते हैं। चलिए ठीक है, ये एंजाइम की जो मैकेनिज्म है, एंजाइम की जो क्रियाविधि है वो अपन ने कंप्लीट की है। अब अपन देखते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम का महत्व, एंजाइम के उपयोग। एंजाइम के उपयोग। देखो बच्चों, ये जो एंजाइम होते हैं, ये एंजाइम हमारी बॉडी के अंदर जो पाचन की क्रिया होती है, शरीर में जो पाचन की क्रिया होती है, उस पाचन की क्रिया के लिए आवश्यक होते हैं। अपन ने लास्ट क्लास में चर्चा की थी कई प्रकार के एंजाइम थे, एमाइलेज था, लाइपेज थे, ट्रिप्सिन था, पेप्सिन था। ये एंजाइम हमारे शरीर में जो प्रोटीन होती है, वसा होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है, माल्टोज जो होती है, उसको माल्टेज जो होता है एंजाइम, वो क्या करता है, पचित अर्थात अवगठित करने का काम करता है। तो हमारे शरीर के अंदर जो पाचन की क्रिया होती है, उस पाचन की क्रिया के अंदर एंजाइम सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो शरीर में पाचन की क्रिया में सहायक है। देखो बच्चों, जो एंजाइम होते हैं, ये एंजाइम हमारे शरीर के अंदर जो पाचन की क्रिया होती है, उस पाचन की क्रिया में सहायता करते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो हमारे औद्योगिक जो उत्पाद होते हैं, उन उद्योगों के अंदर भी एंजाइम का उपयोग किया जाता है। ये उद्योग हो सकते हैं अपने, जैसे शराब है, बियर है, विस्की है, आपके चमड़ा उद्योग है, खाद्य पदार्थों का जहाँ पे निर्माण होता है, जैसे आपके ब्रेड
का जहाँ पे निर्माण होता है, पाव का जहाँ पे निर्माण होता है, उस जगह पे एंजाइमों की आवश्यकता होती है। तो अपन यहाँ नोट करते हैं कि एंजाइमों का उपयोग शराब, बियर, विस्की, चमड़ा उद्योग, खाद्य पदार्थों के निर्माण आदि में किया जाता है। देखो बच्चों, जो एंजाइम होते हैं, इन एंजाइमों का उपयोग शराब, बियर, चमड़ा उद्योग, खाद्य पदार्थों के निर्माण आदि कई प्रकार की जो इंडस्ट्रीज हैं, उन इंडस्ट्रीज के अंदर इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर कई प्रकार के रोग होते हैं, उन रोगों के उपचार के लिए भी एंजाइमों का उपयोग होता है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर जो धमनियाँ होती हैं, जो शिराएँ होती हैं, उसके अंदर जो ब्लड होता है उसकी क्लोटिंग हो जाती है। उस क्लोटिंग को, उस जो रक्त का जो थक्का बन जाता है धमनियों शिराओं के अंदर, उसको पिघलाने के लिए सामान्यतः कुछ रसायन है, उस रसायन का नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो रसायन है वो एक प्रकार का एंजाइम है, और उस एंजाइम का उपयोग इस रक्त के थक्के को पिघलाने के लिए किया जाता है, अर्थात रोगों के उपचार में। जैसे शरीर की धमनियों या शिराओं में रक्त का थक्का जमने पर, शिराओं में रक्त का थक्का जमने पर स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है। देखो बच्चों, स्ट्रेप्टोकाइनेज जो एंजाइम होता है, उस स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का उपयोग रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से अपन ने यहाँ पे आज चर्चा की है एंजाइम के गुणों की, एंजाइमों के आपके जो मैकेनिज्म है, क्रियाविधि है उसकी, और लास्ट में अपन ने चर्चा की है एंजाइमों के उपयोग की। तो आज की क्लास अपनी यहीं रहेगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल्स। थैंक यू, धन्यवाद।